नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट पीएसएम क्लासेस में। आज कक्षा 10 के विद्युत धारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आज पूरा चैप्टर ही खत्म कर दिया जाएगा। इसमें कितने टॉपिक पढ़ने में 4 टॉपिक पढ़ना। पहले टॉपिक का नाम है विद्युत विभव विभवांतर। अगले टॉपिक का नाम है प्रतिरोध, प्रतिरोधों की निर्भरता, ओम का नियम, प्रतिरोधों का संयोजन। यहाँ ओम का नियम है वो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये परिभाषा पूछी जाती है। तो आइए देख लेते हैं विभव के बारे में। तो विभव क्या होता है? विभव यानी विद्युत विभव, विद्युत विभव बिल्कुल आसान परिभाषा होगी, आपको वीडियो देखते ही देखते याद करा दिया जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मूला। तो विभव बराबर होता है V बराबर W/Q0। क्या होता है? W/Q0। तो यहीं से परिभाषा हमारी बन जाती है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को एकांक, तो परिभाषा लिख दे रहे हैं यहीं पे, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, या वैद्युत विभव कहलाता है, या कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। अब देख लीजिएगा यहीं पे, ये आपका क्या है? एकांक धन परीक्षण आवेश है। मान लीजिएगा यहाँ कोई या इनफाइनाइट है और यहाँ से इसको, ये वैद्युत क्षेत्र है और इस क्षेत्र में कहीं पे भी लाएं तो जो इसके द्वारा लाने में किया गया कार्य होगा वही हमारा क्या होता है? विभव होता है। ठीक है। विभव का अगर मात्रक देखें तो मात्रक क्या होता है? जूल प्रति कूलम। क्यों? क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, कूलम का, आवेश का मात्रक कूलम। इसी को हम वोल्ट भी कहते हैं। विभव का एक दूसरा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये हमारा क्या है? विभव। एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। इसके बाद हमारा आता है विभवांतर। विभवांतर के बारे में जानेंगे। विभवांतर की परिभाषा क्या होती है? दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को ही क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा यहाँ ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र है और यहाँ पे एक VA है और यहाँ पे क्या है? VB है। तो इन दोनों विभवों के जो अंतर होगा उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। तो विभवांतर को हमेशा डेल्टा V से दर्शाते हैं। तो डेल्टा V बराबर क्या होता है? Q। यानी कहने का मतलब एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? वैद्युत विभव कहलाता है। एक स्थान A है, A से B तक ले जाने में जो कार्य होगा W, उसी को हम क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। परिभाषा यहाँ पे लिख सकते हैं। परिभाषा कैसे होगी इसकी? तो लिखेंगे एकांक धन परीक्षण आवेश को
वैद्युत क्षेत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पे क्या दिया है, फार्मूला यहीं पे लिख सकते हैं, डेल्टा V बराबर W/Q। यही हमारा क्या है, फार्मूला हो जाएगा। मात्रक जो विभव का है वही इसका होगा, सारी चीजें जो विभव की वही। अब देखिएगा यहाँ एक बात ये आती है कि इन दोनों बिंदुओं के विभवांतर को हमें नापना कैसे है। तो जब इन दोनों विभवांतरों को नापना होगा तो उसके लिए हमें वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ती है विभवांतर को नापने के लिए। ये विभवांतर का क्या है, मापक यंत्र होता है। जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापना होता है, हमेशा उनके समांतर क्रम में इसको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं वोल्टमीटर को। तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव हमें पता चल जाता है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है प्रतिरोध क्या है और प्रतिरोधों की निर्भरता है। प्रतिरोध का मतलब होता है एक रुकावट होती है, यानी किसी धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध एक प्रकार की रुकावट को ही हम दे देते हैं नाम प्रतिरोध, अवरोध जिसे बोलते हैं। तो कहने का मतलब किसी परिपथ में धारा के मार्ग में किसी परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल R से दर्शाते हैं, इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसका सूत्र हमें देखेंगे तो इसका सूत्र मिलेगा R बराबर क्या होता है, V/I। ठीक है, मात्रक अगर इसका देखना चाहेंगे तो मात्रक होता है ओम, जिसको हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। दूसरा मात्रक यहीं से निकाल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर। क्या निकाल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर इसका दूसरा मात्रक होगा, लेकिन हमेशा इसमें यूज होने वाला ओम ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता ओम की प्रतिरोध की निर्भरता आती है। तो प्रतिरोध की निर्भरता बिल्कुल आसान है। प्रतिरोध की निर्भरता, तो प्रतिरोध की निर्भरता क्या होती है, जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई होता है और अनुप्रस्थ काल पर। जैसे मान लीजिएगा ये कोई हमारा क्या है, एक चालक पदार्थ, ये इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद है, जिसको हम किससे दर्शाते हैं, ए से, और इसकी जो लंबाई है उसको किससे दर्शाते हैं, एल से। और मान लीजिएगा इसमें दोनों को बीच का जो विभव क्या है, V है, और इसमें I धारा क्या होती है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध होता R होता है वो समानुपाती होता है किसके, लंबाई के, यानी जितनी अधिक लंबाई होगा उतना ही अधिक रुकावट होगी। साथ में जो रुकावट होती है वो क्षेत्रफल के व्युत्क्रम होता है,
इन दोनों को समीकरण 1 व समीकरण 2 मान सकते हैं। तो यहीं पे हम लेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो R क्या आ जाएगा, R प्रोपोर्शनल L अपान A। तो जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, इसमें नियतांक रो आता है L अपान A, ठीक है। जहां रो एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट टॉपिक है ओम का नियम, ठीक है। तो ओम का नियम भी क्या है, बिल्कुल आसान है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ओम के नियम के लिए क्या करना है, ओम का नियम यानी जो इसमें परिभाषा इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, परिभाषा ध्यान देना। ओम का नियम, तो अब देख लेते हैं ओम का नियम क्या है। किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा होती है, किसी चालक में प्रवाहित नहीं, हाँ ध्यान देना, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था ताप व दाब में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित धारा विभव के समानुपाती होती है, विभव के समानुपाती होती है। कहने का मतलब है कोई ये चालक तार है, इसमें धारा बहेगी, तो जितना धारा बहेगी उसका विभव उतना होगा। तो कहने का मतलब V समानुपाती आए, तो जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता R, तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर I R, जहां R एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कोई चालक है, इसमें जब धारा बहेगी, जितनी धारा बहेगी उतना ही उसका क्या होगा, विभव बढ़ेगा, और जितना विभव बढ़ेगा तो उसी हिसाब से क्या हो गया, फार्मूला बन गया, यानी V समानुपाती I के, तो V बराबर क्या बनेगा IR। जब भी समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक हमेशा क्या आता है, नियतांक, तो यहाँ पे नियतांक R आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब R आ गया तो यहाँ पे R क्या है, एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक होता है प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का जो संयोजन है वो भी हमारा दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन होता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं श्रेणी संयोजन क्या होता है पहले, यानी संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का
संयोजन। ये दो प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला है श्रेणी संयोजन और दूसरा है समांतर संयोजन। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले श्रेणी संयोजन। ठीक है, तो श्रेणी संयोजन क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसकी परिभाषा लिख दिया जाएगा। मान लीजिएगा यहाँ पे कोई प्रतिरोध का चिन्ह ऐसे दर्शाया जाता है, एक प्रतिरोध ये लिया, दूसरा प्रतिरोध ये लिया, तीसरा प्रतिरोध ये लिया। इसे हमने R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया, इसे R3 मान लिया। अब इसमें इस प्रतिरोध का जो अगला सिरा है इसके पहले सिरे से, इस प्रतिरोध का ये दूसरा सिरा होगा, इसका पहला सिरा जोड़ देंगे। यहाँ इस प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध को पहले सिरे से जोड़ देंगे और इसे हम किसी बैटरी से क्या कर दें, लगा दें। ठीक है, 20 वोल्ट की क्या है, बैटरी है। तो जब 20 वोल्ट की बैटरी, तो यहाँ पे धारा क्या होगी, I आएगी। जब धारा I आएगी तो धारा इसी परिपथ में पूरी जगह जाएगी, तो धारा का मान क्या होगा, I एक समान होगा, यानी सभी में I धारा लगेगी, लेकिन विभव सभी का अलग होता है। इसके मध्य विभव क्या होगा, V1, इसके मध्य जो विभव होगा उसे हम क्या, V2 मान लेते हैं, और इसके मध्य जो विभव है उसे V3 मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम धारा निकालना चाहें, यहाँ विभव क्या है, V है, और हमने V1 V2 V3 में डिवाइड किया, तो जो V नीट निकलेगा, V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी लगी है, जो पूरा विभव होगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3 के योगफल के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो अब V बराबर क्या होगा, V अब अभी हमने पढ़ा है V बराबर I R पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इसके लिए जो विभव निकालेंगे तो I गुणे R1, जो V1 का मान होगा क्या होगा, I गुणे R1 होगा, प्लस V2 का मान होगा I गुणे R2, और V3 का मान होगा I गुणे R3। बाहर निकाल सकते, V बराबर IR है, तो V1 बराबर देखो धारा का मान समान है तो V ही रहेगा। पहले के लिए R1, अगर V2 निकालेंगे तो दूसरे के लिए R2 हो जाएगा, तीसरे के लिए निकालेंगे तो R3 हो जाएगा। ठीक है, यानी धारा का मान समान है तो उसे समान रखेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे क्या I है, तो I ही आएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो V बटे I बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसे हम एक नया नाम देते हैं R, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, यही हमारा क्या आ जाता है, प्रतिरोध का फार्मूला। ये हमारा क्या है, तुल्य प्रतिरोध आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि श्रेणी क्रम में जुड़े गए सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, यानी बीजगणितीय योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका निकल आया। तो अगर इसकी परिभाषा देखना चाहें तो श्रेणी संयोजन एक ऐसा संयोजन है, श्रेणी संयोजन, श्रेणी या ऐसा संयोजन, ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है, पहले सिरे
से जोड़ा जाता है श्रेणी संयोजन कहलाता है। श्रेणी संयोजन कहलाता है। इस संयोजन में एक फार्मूला, एक ही परिभाषा, ये डायग्राम, और साथ ही साथ इसमें 2 पॉइंट याद रखना है नोट में, क्योंकि ये पॉइंट आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्या आएगा कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध विभव का मान असमान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध का विभव असमान होता है। दूसरी बात, प्रत्येक प्रतिरोध का धारा का मान क्या होता है? समान होता है। धारा का मान समान होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद हमारा आता है आखिरी संयोजन, क्या है? समांतर संयोजन। इसमें क्या है, देखिए यहां पे एक प्रतिरोध हमने ये लिया, एक अगला प्रतिरोध ये लिया, एक अगला ये 3 ले लिए। ये R1 है, R2, R3। इन सभी को इसके दूसरे सिरों को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाए और इनके पहले सिरों को किसी एक बिंदु से जोड़ दिया जाए और यहाँ से एक बैटरी लगा दिया जाए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? समांतर संयोजन। अब यहाँ V वोल्ट की मान लीजिए बैटरी है, तो इनके मध्य का जो विभव होगा वो क्या होगा? समान होगा। सभी प्रतिरोधों का जो विभव होता है क्या होता है? समान होता है। अगर यहाँ से I धारा जाएगी तो यहाँ पे धारा क्या? I1 जाएगी, यहाँ पे धारा I2 जाएगी और यहाँ पे धारा क्या जाएगी? I3। क्योंकि यहाँ से जब धारा I जा रही है तो इसके 3 रास्ते मिल रहे हैं और तीनों रास्ते में जब जाएंगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में कम ज्यादा आपस में होगा। वो क्षमता आपके प्रतिरोध के ऊपर होगा कि किसका कितना प्रतिरोध है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से I धारा गई है तो I धारा का अगर मान निकालना चाहें तो I कितने भागों में डिवाइड हुआ है? 3 भागों में। यहाँ पे अगर हम संधि का नियम लगा दें, जो कि आपको कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा। संधि का नियम क्या होता है कि किसी भी संधि पर आने वाली समस्त धाराओं का योगफल जाने वाली समस्त धाराओं के योगफल का क्या होता है? बराबर होता है। तो इस संधि में I धारा आ रही है और इसी संधि से I1 I2 जा रही है, कि तीनों धाराएं जा रही हैं, तो तीनों का योगफल इस I के क्या होगा? बराबर होगा। तो अब यहाँ से फार्मूला I बराबर निकलेगा, I1 का मान वहीं से निकालेंगे, V बराबर क्या होता है? IR। तो I का मान निकाल सकते हैं V बटे R से निकालेंगे। तो जब इससे निकालेंगे तो क्या आएगा? ध्यान दो, अब पहले यहाँ I1 है तो यहाँ क्या है? R1 है। I2 निकालेंगे तो क्या? V तो सभी के लिए समान है, यहाँ R2 आ जाएगा। I3 निकालेंगे तो V बाई R3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों का मान यहाँ पे क्या रख देंगे? उठा के रख देंगे। तो रखेंगे तो कितना आएगा? V बटे R1 प्लस V बटे R2 प्लस V बटे R3। V कॉमन होगा तो बनेगा क्या? 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। तो V इधर भाग में जाएगा तो क्या आएगा? भाग में जाएगा तो V बटे क्या आ जाएगा? सॉरी, I बटे V, I बटे V, और ये बनेगा 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3। और इसका मान होता है 1 बटे R के बराबर होता है। तो 1 बटे R1 प्लस 1 बटे R2 प्लस 1 बटे R3, यही हमारा क्या आएगा? तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। ध्यान देना यहाँ पे, इस पॉइंट में हमने क्या पढ़ा है? पहली बात तो
इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जुड़े हो उसे समांतर संयोजन कहते हैं। यानी ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा किसी एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़े हों तो उसे समांतर संयोजन कहते हैं। इसमें भी याद रखने वाली बात है, आपकी दो बातें याद रखना है नोट में। पहली बात तो ये याद रखना है कि इसमें विभव का मान समान होता है। क्या होता है? विभव का मान समान होता है। साथ में दूसरा पॉइंट याद रखना, धारा का मान असमान होता है। क्या होता है? धारा का मान असमान होता है, जो कि आप यहीं पे देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब न्यूमेरिकल में आपके ज्यादा से ज्यादा 2 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आता। अगर 2 आता तो यहाँ पे 2 लेंगे, तो आर नेट जब भी निकालना होगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 2 का यूज करेंगे। अगर अगला है तो अगला यूज करेंगे, अगला है तो अगला, यानी जितने होंगे उसको 1/में लिखते चले जाएंगे। इस प्रकार से ही हमारा चैप्टर आज क्या हुआ, समाप्त हो गया है। संडे को आपको इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल आपको करा दिया जाएगा। ठीक है।